नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या खास है आज की अखबार में। आज के हमारे जो 5 प्राइम टॉपिक्स होंगे उसके अंदर पहली चीज़ डिस्कस करेंगे ट्रंप की प्रायोरिटीज़ क्या इंडिया के लिए फेवरेबल हैं। दूसरी चीज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड डिबेट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक कार्टून जो है उसको लेके विवाद हो गया था, तो इस चीज़ को थोड़ा समझा जाएगा कि क्या कार्टून इस तरीके से बनाए जाने अलाउड होने चाहिए। फिर आईएनएस तारिणी की बात हो रही है यहाँ पे। एक इंडियन नेवी वुमेन क्रू है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस पर्टिकुलर वेसल का इस्तेमाल करके सेल कर रही हैं, तो उनकी उससे जुड़ी हुई बात समझेंगे यहाँ पे। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कैसे प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है, गवर्नमेंट ने उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाया है। विल लुक इनटू दैट। एंड देन चाइनाज डिफेंस बजट, ये कल का टॉपिक था। आज देखते हैं क्या खास है यहाँ पे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, फ्रंट पेज से शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी से जुड़ी कुछ बात है। दरअसल ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक इंटरव्यू यहाँ पे आया है। उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया कि देखिए, यूएस का इंटरेस्ट है मल्टीपोलैरिटी में, टेक्नोलॉजी में, कनेक्टिविटी में, और कहीं ना कहीं ये जो इंटरेस्ट है ये इंडिया के लिए भी अच्छा है यहाँ पे। ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, उसके अंदर इंडिया डेफिनेटली एक मेजर रोल होगा यहाँ पे। ये है पूरी कहानी। अब देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। इंडिया इस बात को लेके बिल्कुल इन लाइन विद यूएस पॉलिसी है कि यूएस अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहता है, खासकर अगर हम बात करें मल्टीपोलर एशिया की, तो ऑलरेडी उसके लिए तो यूएस एफर्ट कर भी चुका है। तो अगर आपको ध्यान होगा, ओबामा ने पिवट टू एशिया एक पॉलिसी अनाउंस की थी। तो आइडिया यही था कि आप जो है चाइना को काउंटर करेंगे, ये प्रायोरिटी पे था इनका। तो वहाँ से खेल शुरू हुआ था और वो अभी तक चलता आ रहा है। देन टॉकिंग अबाउट दिस, अब देखो कैसे एफर्ट किए गए हैं। हमारे यहाँ पे क्वाड अवेलेबल है, तो वी हैव द शेयर्ड, यू कैन से, आइडियाज, शेयर्ड थॉट प्रोसेस, शेयर्ड इंटरेस्ट व्हेन वी आर मूविंग विद क्वाड। जब आप क्वाड मेंबर्स के साथ चीज़ें करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली चाइना को काउंटर करना तो एक इंटरेस्ट है ही, प्लस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स भी वहाँ पे हो रही हैं। नॉट जस्ट दैट, सिक्योरिटी अलाइनमेंट भी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, डेटा सिक्योरिटी। और इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन को बेटर करने के लिए, रेजिलिएंट बनाने के लिए, उसके लिए भी जो है हम लोग सब लोग साथ में मिलके ही काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया और यूएस एक साथ आ रहे हैं। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ पे रेज किया कि क्वाड के अंदर पैसा ऐसे खर्च नहीं होता कि सारा पैसा यूएस का लग रहा है। नहीं, जैसे नेटो के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को यही तो प्रॉब्लम थी। वो कह रहे हैं कि भाई 68% पैसा जो है हम लोग दे रहे हैं, तो आप क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्वाड के अंदर ऐसा नहीं है। क्वाड के अंदर जो है आपका जो बर्डन होता है वो बराबर कंट्रीज़ के बीच में शेयर होता है, इसीलिए किसी एक बड़े कंट्री या एक कंट्री के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। फिर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स की बात करें तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, डेफिनेटली इट्स ऑन कार्ड। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव होगा। अगर आप इसको सही मायने में ग्राउंड पे उतार लें तो बहुत बढ़िया होगा ये हमारे लिए। ये हम कर रहे हैं। देन देर इज़ अनदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडियन ओशियन स्ट्रेटेजिक वेंचर, वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो अच्छा है यहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड भी ओपन है। और एनर्जी कंसिड्रेशंस की बात करें तो बिल्कुल इंडिया इज़ अप्रिशिएटिंग यूएस एक्शंस फॉर स्टेबलाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एनर्जी प्राइसेस। बहुत बढ़िया ये चल रहा है और अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। मतलब वी कैन गेट मोर ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया जो है वो जो इम्पोर्ट डेफिसिट है उसको थोड़ा कम करे, तो बिल्कुल हम तेल खरीद लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे। एंड देन देर इज़ दिस टेक्नोलॉजी विच हैज़ अ क्रिटिकल रोल। यूएस आज की डेट में डिफेंस की बात करें तो हमारे को टेक्नोलॉजी देने को रेडी भी है। दे आर ओपन फॉर ट्रेड विद अस। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव इन कॉमन, एंड डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स 2016 का सवाल। तो ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली चीज़ है, इट्स एन एग्रीमेंट अमंग ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। ओके, तो अब एक चीज़ समझिए आप, जो ये एग्रीमेंट है ये ऑल पैसिफिक कंट्रीज नहीं आ सकते ना इसके अंदर। सो बेसिकली इट्स अ ट्रेड एग्रीमेंट, प्रपोज ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन किन किन के बीच था ये, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम,
यूनाइटेड स्टेट्स बट ऑफ कोर्स ओके। लेकिन इसके साथ और भी तो बहुत दुनिया जहान के कंट्रीज हैं जो यहाँ पे आते हैं, तो सबको थोड़ी ना आप मिस आउट कर दोगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई है यहाँ पे। देन टॉकिंग अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। नहीं, ये तो ट्रेड अलायंस है, एक तरीके से ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इन लोग ये कंट्री साथ में आए थे। देन वी हैड दीज डेवलपमेंट्स 2017 में डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स को इससे बाहर ले गए थे। ठीक है, तो ये कहानी आज की डेट में यूएस के लिए ख़त्म है। तो आंसर तो इसका डी होगा, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी गलत हैं, बट पता होना चाहिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रही है और उसके ऊपर कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये प्रीलिम्स 2016 का आपका सवाल था। आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई डिबेट है। तो प्रधानमंत्री का एक कार्टून आया था और ये मुद्दा बना। अच्छा, उसको उस पर जाने से पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ पाकिस्तान वैकेट्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इशू विल बी सॉल्व। तो दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर एक्सप्लोरिंग। ये कुछ नया है इंडिया की तरफ से कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल फोरम पे जाके ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब वो बात नहीं हो रही है कि भाई जो हमारा कश्मीर है वो हम रखेंगे, जो उनका कश्मीर है वो रखेंगे। नो, नाउ वी आर प्रमोटिंग दिस आर्ग्यूमेंट दैट पाकिस्तान हैज़ टू वैकेट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर ऑन कार्ड्स, बट देखते हैं कब और कैसे होता है। नाउ मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर आइडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, फ्री मीडिया या मीडिया के अंदर जो भी आप कहना या व्यक्त करना चाहते हैं, प्रेस की भी बात करें, सो दैट ऑल इंक्लूड्स इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम होती है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। हमारे यहाँ पे एब्सोल्यूट जो है फ्रीडम का रिवाज नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की यहाँ पे बातें होती हैं। एंड देन वी हैव, यू कैन से, आईटी एक्ट एज वेल। आईटी एक्ट एग्जिस्ट करता है कि आप क्या चीज़ पब्लिश करेंगे, क्या चीज़ पब्लिश नहीं करेंगे। देन यू हैव आईटी रूल्स 2021, अगेन टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो अब यहाँ पे कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो पहली चीज़, लीगल आर्ग्यूमेंट ये आया कि भाई कार्टून डज नॉट फॉल अंडर द ग्राउंड ऑफ, यू कैन से, ब्लॉकिंग एक्सेस एज पर आर्टिकल 19(2). 19(2) इज़ अबाउट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पे, और इस वेबसाइट को ना रोक दिया गया था। अच्छा, अब ये करना तो गलत है कि आप जो है किसी ने कार्टून डाला तो आपने जो है वो वेबसाइट ही ब्लॉक कर दी, तो वो चीज़ गलत है। तो उन्होंने वही आर्ग्यूमेंट किया कि भाई आप इस तरीके से इसको रोक नहीं सकते थे, एंड दिस इज़ कर्टेलिंग, यू कैन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे किसी की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में यही पॉइंट लिखे होते हैं ना कि सोवरेनिटी नहीं वायलेट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नहीं वायलेट होनी चाहिए। और इस तरीके से कि आप इस कंसर्न पे किसी ने प्रधानमंत्री का कार्टून बना के डाल दिया, आप उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देंगे, दैट इज़ नॉट कॉल फॉर। और गवर्नमेंट की पोजीशन इसको लेके क्या है, उन्होंने क्या है कि भाई आर्टिकल 19(2) और सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इट अलाउज ब्लॉकिंग एक्सेस फॉर इशूज अफेक्टिंग फॉरेन रिलेशंस। ओके, सो इंडिया के साथ जो है किसी और कंट्री के लीडर भी थे, उनके साथ एक कार्टून डाला था। उन्होंने कहा कि ये मामला जो है फॉरेन रिलेशन को अफेक्ट करता है। आई डोंट नो हाउ अ सिंगल कार्टून इज गोइंग टू अफेक्ट फॉरेन रिलेशंस, बट दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट गवर्नमेंट इज पुटिंग इन कि इस पर्टिकुलर रीजन के कारण हमने जो है उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। और उन्होंने कहा कि भी ये तो हमारा एक तरीके से एंट्रीम एक स्टे लगा है और दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग अहेड विद। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री अपॉइंटेड अ कमेटी दैट स्टेटेड पब्लिक एक्सेस could return if the cartoon was voluntarily removed. ओके, तो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट भी डाली है कि भी अगर जो है ये कार्टून हटा दिया जाता है तो वापस पब्लिक एक्सेस हो जाएगा, आपकी वेबसाइट दोबारा आ जाएगी। सो दिस इज समथिंग विच इज़ देयर, ये गवर्नमेंट की पोजीशन है। अब बात ऐसी है कि ये डिबेट चलने लगी है कि ये तो फिर आप कोई भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर ही नहीं पाओगे। देखो, ह्यूमर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ये कुछ गलत गाली गलोच नहीं किया है, पब्लिक मोरालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज डेमोक्रेसी का फिर मतलब नहीं रह जाएगा। मूविंग अहेड, INS तारिणी की बात कर रहे हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, INS तारिणी सेट्स ऑफ विद इट्स 2 वुमेन ऑफिसर्स टू केप टाउन। ओके, और अब ये जो है फॉकलैंड, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना जो है वहाँ से सेल करके साउथ अफ्रीका आ रहे हैं, केप टाउन आएंगे यहाँ पे। ओके, और काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव चल रहा है। तो ये नाविका सागर जो है इस प्रोग्राम के तहत ये किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, नाविका सागर जो है नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके, तो
under this particular, you can say, program name, two women officers, they are ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में वो ट्रैवल कर रही हैं। और ये नेवल वेसल जो आप INS तारिणी की बात कर रहे हैं, दिस वेसल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको, ये एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, बिकॉज यू डोंट नो किस टाइप का क्वेश्चन UPSC बना के पूछ ले। एंड अनदर पार्ट इज दिस, ये 2017 के अंदर इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था। नाउ दे आर सेलिंग विद दिस। ओके, अब एक चीज समझिए, UPSC ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। प्रीलिम्स 2016 का सवाल देखिए, दिस क्वेश्चन वाज अबाउट INS अस्त्रधारिणी। सो दिस अस्त्रधारिणी वाज टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, तो ये उससे जुड़ी हुई चीज़ थी। अच्छा, अब हमने देख लिया, पढ़ लिया, तो आपको INS तारिणी के बारे में पता लग गया भाई ये वेसल एग्जैक्टली है क्या। तो ये वेसल जो है आपका सेलिंग वेसल है, जिसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, और काफ़ी दूर तक ये ट्रैवल कर चुके हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। अब देखो, इंडियन नेवी न्यूज़ में आ गई थी, तो यहाँ पे मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का भी एक क्वेश्चन ले आया। उन्होंने कहा कि बताओ इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जोड़ना है। तो रॉयल इंडियन नेवी के अंदर म्यूटिनी हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये 1946 में हुई थी। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्यों? क्योंकि ये जो ईयर्स के इवेंट्स हैं ना, ये बहुत मतलब दूर दूर हैं। अब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में था, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ये 1931 की बात हो रही है। ठीक है, तो आप खुद ब खुद सोच लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन होगा नहीं कि सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आएगी, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, और फिर आप देखेंगे कि ये म्यूटनी होगी रॉयल इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है इसके अंदर। और अभी तक को इसके हिसाब से अगर मैं आंसर लिखूंगा तो दैट विल बी 3-2-1, सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी याद रखना है यहाँ पे। नाउ मूविंग अहेड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आगे देखिए यहाँ पे, अब ये 1 लाख करोड़ फंड हैज़ बीन सिमुलेटेड टू प्रोवाइड, यू कैन से, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च। देखो, पहली बात आपको समझनी है, इस देश के अंदर R&D के ऊपर जस्ट 0.65% हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, 65% ऑफ GDP। ओके, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना किसी डेवलप्ड नेशन के साथ, तो हाउ मच दे आर स्पेंडिंग समवेयर अराउंड 1.5 to 3.5%। इसराइल जैसा कंट्रीज तो 3% 4% जो है वो भी स्पेंड कर लेता है। तो दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, जर्मनी इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, चाइना इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, US इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट। तो अच्छा, और उनके यहाँ पे जो स्पेंडिंग का मेजर कंपोनेंट होता है, रियलिटी इज दिस, 75% उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा फंडेड होती है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है। हम लोग आउटराइटली जो है पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, सरकार के ऊपर, कि गवर्नमेंट ही जो है R&D को फैसिलिटेट करेगी। ठीक, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर R&D करे। तो अब ये फंड एक तरीके से अनाउंस किया गया है, एंड इट विल फैसिलिटेट प्राइमरीली लो इंटरेस्ट, लो टर्म लोन है यहाँ पे, कि आप प्राइवेट कंपनीज़ को ये अवेलेबल करवा दोगे कि अगर वो अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती हैं और अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खुद पे रजिस्टर करना चाहती हैं, तो ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे ये लोन दिया गया है। ठीक है, और इट्स अ गुड थिंग, बहुत बढ़िया है ये इनिशिएटिव, अगर उसका वो जुडिशियस यूज़ करें। तो हमें ये भी लगता है कि इंडिया के अंदर वो लोन तो ले लेंगे R&D का, लेकिन R&D कुछ करेंगे नहीं और वो पैसा डाइवर्ट ना होने लग जाए। तो ये अलग सरदर्दी होती है इंडिया के अंदर, क्योंकि पास्ट में भी बहुत ऐसा देखा गया है कि जब भी आप इस तरीके का इनिशिएटिव लेके प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग देते हो, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द रिस्पेक्टिव, यू कैन से, थिंग फॉर विच मनी हैज़ बीन गिवन, दे विल स्टार्ट डाइवर्टिंग दैट फंड, उस पैसे को इधर उधर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये हमने देखा है, बट इसको जरूर गवर्नमेंट रोके। अगर इसका सही इस्तेमाल होता है तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है यहाँ पे। ओके, हम चाहते हैं कि अच्छे से हम लोग पैसा खर्च करें R&D के ऊपर। और देखो, R&D ये पूरा 0.65% ऑफ GDP पूरा है सब कुछ। इसके अंदर साइंटिफिक भी होगा, इसके अंदर डिफेंस भी होगा, इसके अंदर आपका जो सोशल सेक्टर पर रिसर्च करवाते हो आप, PhD वगैरह होती है, उसके अंदर वो सब भी होगा। तो ये तो मतलब बहुत ही कम अमाउंट हम खर्च कर रहे हैं अगर हम कंपैरिजन करें बाकी कंट्रीज के साथ। सो दैट इज़ व्हाट द बिग आइडिया इज़। ठीक, तो अब बात आ रही है, डिबेट आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ओवर डिपेंडेंस इज डेंजरस, खासकर करिकुलम के अंदर। ठीक, तो जितना हो सके आपको इसको यूज़ करना है, बट यू शुड नॉट एंड योर क्रिटिकल थिंकिंग, आपको अपना थॉट प्रोसेस भी लेके चलना है।
सो दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर बस, ओके, बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब इसको किया कैसे जाएगा? सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द टीचर हेयर, ओके। तो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसे इसको करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है, स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि आप इस तरीके से जो है इस AI बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज़ हाउ द पॉइंट इज़, ओके। वी नीड टू रेगुलेट, देयर शुड बी गाइडलाइंस, क्योंकि गाइडलाइंस जो इशू की जाती है ना वो प्रॉपर रिसर्च के बाद इशू की जाती है, तो इसीलिए वो रैशनल होती है। तो हमारे लिए हम नॉर्मली हम लोग नहीं जानते AI कितना खतरनाक हो सकता है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, बट अगर ये गाइडलाइंस हमारे पास अवेलेबल होंगी, अगर हमें ये पता होगा कि भाई क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, क्लैरिटी के साथ आप चीज़ों को जान सकेंगे, तो हम सबको क्लैरिटी होगी इसमें, ठीक है। हम एज अ लेमैन यूज़र हमें पता ही नहीं होता कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आउट ऑफ इग्नोरेंस मतलब नहीं है ये, एक तरीके से कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होता है इसमें, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग पॉइंटेड आउट। अब यूक्रेन सीज फायर की बात चल रही है। देखिए, US तो पीछे हट गया, बट यूरोपियन नेशंस दे आर स्टिल बैकिंग। वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे कब तक करेंगे, रियलिटी ये है, ठीक है। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो हकीकत जो है वो ज़रूर इनको झटका देगी थोड़े टाइम में। तो अभी चैलेंज क्या चल रहा है पीस को लेके? सो रशियाज़ वॉर ऑब्जेक्टिव की बात करें, उन्होंने टेरिटोरियल कंट्रोल कर रखा है। उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स अबाउट नेटो एक्सपेंशन वो अभी भी हैं यहाँ पे। तो यूक्रेन वॉर ख़त्म करके अगर फिर दोबारा नेटो एक्सपेंशन की बात आएगी तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। वॉर एंड नहीं होगा, मतलब रशिया फिर दोबारा जो है शुरू कर सकता है कहानी। देन यूक्रेन्स सोवरेनिटी डिमांड, उन्होंने कहा है कि भाई हमारे बॉर्डर को रीस्टोर करो आप और सिक्योरिटी गारंटी दो। अच्छा, बॉर्डर रीस्टोरेशन की बात करें तो रशिया इज़ नॉट रेडी फॉर दिस, रशिया तो बिल्कुल रेडी नहीं है, ओके। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई मतलब नहीं होगा कि आप कहो कि हमारा जो कब्जा कर लिया इन्होंने ज़मीन का वो हमें वापस दीजिए, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो दैट इज़ वन पॉइंट हेयर। अच्छा, वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट इतनी रहेगी, मिलिट्री एड यूक्रेन को शायद ये थोड़े टाइम तक और देते रहें और रशिया के ऊपर सैंक्शन भी मेंटेन करके रखें। इस पूरी कहानी में मेजर प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशू, ठीक है। तो मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंडर यूक्रेन ने अपने जितने भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल थे वो सब दे दिए थे, रशिया को ही दिए थे, इस एश्योरेंस पे कि इस तरीके की प्रॉब्लम यूक्रेन को नहीं आएगी, बट वो ख़त्म हो गया आज की डेट में। सो दे आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, और इससे होगा क्या कि सीज़ फायर होगा, फिर दोबारा कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, कभी सीज़ फायर वायलेशन होगा, मतलब देर विल बी अ प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट दैट विल बी देयर, ठीक है। और ये एक फ्रोजन कन्फ्लिक्ट की तरह है जिसके अंदर ट्रूप्स एक्टिवली यहाँ पे फाइट करते रहेंगे, और नॉर्मल जो होगा आप देखेंगे कि एक्टिव ट्रूप्स थोड़ा सा रुक जाएंगे, लेकिन फॉर्मल पीस डील शायद ही कभी जो है वो रीच की जाएगी। मतलब ऐसे में होता क्या है ना कि जब मौका मिलेगा फिर ये वॉर कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़े सा मोमेंटम गेन करके, थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट डाल के। सो दिस इज हाउ थिंग्स विल कंटिन्यू एंड इट वॉन्ट बी दैट ग्रेट। दिस इज व्हाट इज बीइंग पॉइंटेड आउट हियर, ओके। सो हम सब लोग चाहते हैं कि ये वॉर जो है ये एंड हो जाए जल्दी से, और इंटरनेशनल प्रेशर भी काफ़ी है। इवन द यूक्रेनियंस दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज देखो US ने एक बात बोली है कि ठीक है हम पैसा दे देते, लेकिन वेयर इज दिस वॉर गोइंग, आप इस वॉर को कहाँ लेके जा रहे हो, वो सवाल ज़रूरी है। और स्टेलमेट की सिचुएशन में अब ये वॉर हो गया है कहीं ना कहीं, ना तो यूक्रेन अपना एरिया छुड़ा पा रहा है, रशिया भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, ओके, दिस इज़ द पॉइंट हियर। चलिए।